माँ, मुझे बचा लो। क्रूर प्रताड़ना से तंग आकर एक सिपाही बेटे के डेज़ेस्पेरे कॉल पर उसकी माँ और मौसी तुरंत उसकी यूनिट के लिए निकल पड़ी। गार्ड पोस्ट पर मौजूद अधिकारी और सिपाही ने उन दोनों महिलाओं को आंटी कहकर मैप्रिसे किया और अपमानजनक बातें कहीं। यह कहाँ आ घुसी, तुरंत दफा हो जाओ। लेकिन जब दोनों महिलाओं ने अपने पहचान पत्र दिखाए तो पता चला कि माँ एक 3 स्टार कोर कमांडर थीं और मौसी एक 2 स्टार डिवीजन कमांडर। 5 मिनट के भीतर यूनिट का डिवीजन कमांडर गार्ड पोस्ट पर दौड़ता हुआ आया। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन सेट करें। धन्यवाद। घने अंधकार ने कश्मीर के पहाड़ी इलाके को अपनी आगोश में ले लिया था। भारतीय सेना की 17वीं कोर के मुख्यालय का कमांड और कंट्रोल रूम ऑपरेशन विजय बंकर इस अंधेरे में जागता हुआ एकमात्र विशाल मस्तिष्क था। दर्जनों स्क्रीन पर दुश्मन की काल्पनिक गतिविधियों और अपनी सेना की जवाबी कार्रवाइयों की जानकारी लगातार आ रही थी और ऑपरेशन स्टाफ की सूखी आवाजें तनावपूर्ण माहौल में गूंज रही थीं। दुश्मन की बख्तरबंद टुकड़ी ने सेक्टर 4 से घुसपैठ की कोशिश की है। तोपखाना ब्रिगेड तुरंत गोलीबारी करे। पहली बख्तरबंद ब्रिगेड को दाहिने मोर्चे पर फिर से तैनात किया जाए, तेजी से। इस पूरी अफरा तफरी के केंद्र में एक विशाल ऑपरेशनल मैप के सामने एक महिला बिना हिले डुले खड़ी थी। उसकी उम्र 50 के दशक के मध्य में थी। लड़ाकू वर्दी उसके शरीर पर पूरी तरह से फिट थी और उसके कंधों पर भारतीय सेना के सबसे भारी 3 सितारे चमक रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल का पद। वह थीं लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या सिंह राठौर, भारतीय सेना की सबसे जिंगिंग हमलावर कोर की कमांडर। उनका उपनाम लौह महिला था। वह अकादमी की पहली महिला लड़ाकू अफसर थीं जो जनरल बनी और पूरी सेना में सबसे तेज रणनीतिकार के रूप में जानी जाती थीं। उनके पति, जो एक साथी फौजी थे, 10 साल पहले सीमा पर एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे। उसके बाद उन्होंने अपनी वर्दी को ही अपना कवच बना लिया और अकेले ही अपने इकलौते बेटे को पाल पोसकर इस पद तक पहुंची थीं। यह घुसपैठ का बिंदु नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या की गहरी और ठंडी आवाज ने बंकर के शोर को चीर दिया। यह दुश्मन का धोखा है। मुख्य हमला सेक्टर 4 से नहीं बल्कि उसके बाईं ओर टाइगर हिल से होगा। तोपखाना ब्रिगेड फायरिंग के निर्देशांक बदलें। पहली बख्तरबंद ब्रिगेड अपनी स्थिति बनाए रखे और जवाबी हमले के लिए तैयार रहे। उनके एक आदेश पर पूरा ऑपरेशन तुरंत बदल दिया गया। स्टाफ ने उनके सहज ज्ञान और निर्णय पर कभी संदेह नहीं किया। कुछ ही समय बाद काल्पनिक युद्ध अभ्यास उनकी भविष्यवाणी के अनुसार ही आगे बढ़ा और दुश्मन की मुख्य टुकड़ी को टाइगर हिल पर पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। सुबह के 3 बजे अभ्यास की समाप्ति की घोषणा की गई। बहुत अच्छा काम किया। अभ्यास समाप्त हुआ। सभी यूनिट कमांडर कल सुबह 9 बजे तक समीक्षा रिपोर्ट जमा करें। समाप्त। अनन्या बिना किसी थकान के बंकर से बाहर निकलीं और अपने कार्यालय की ओर बढ़ गईं। भारी हेलमेट उतारते ही उनके करीने से बंधे बाल दिखाई दिए। उन्होंने अपने कार्यालय की मेज पर रखे एक छोटे से फोटो फ्रेम को देखा। उसमें उनके बेटे रोहन वर्मा का मासूम चेहरा था। कुछ समय पहले ही उसने ट्रेनिंग पूरी की थी और उसे कश्मीर के इसी सीमावर्ती इलाके में एक डिवीजन में तैनात किया गया था। सेना में भर्ती होने से पहले रोहन ने कहा था, माँ, मैं आपकी सिफारिश से किसी आरामदायक जगह पर नहीं जाना चाहता। मैं दूसरे लड़कों की तरह ही सामान्य रूप से अपनी सेवा पूरी करना चाहता हूँ। अनन्या को अपने बेटे की इस बात पर गर्व भी हुआ और दिल में एक दर्द भी उठा। उन्होंने अपने बेटे की इच्छा का सम्मान किया और उसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर एक सामान्य इन्फेंट्री डिवीजन में तैनात होने दिया। तभी उनके कार्यालय में रखा एक एन्क्रिप्टेड सेल फोन, जिसे वह केवल निजी उपयोग के लिए रखती थीं, धीरे से कांपा। फोन करने वाला उनका बेटा था। इस समय ट्रेनिंग सेंटर या यूनिट से उसने कभी भी नियमों को तोड़कर फोन नहीं किया था। अनन्या का दिल ठंडा पड़ गया। उन्होंने कांपते हाथों से फोन उठाया। रोहन। फोन के दूसरी तरफ से कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। बस जबरदस्ती रोकी गई सांसों और सिसकियों की मिली जुली आवाज आ रही थी। माँ। बेटे की आवाज वैसी नहीं थी जैसी वह जानती थी। यह निराशा के अंतिम छोर पर लटकी एक टूटने वाली चीख थी। माँ, सेना में जीवन बहुत कठिन है। क्या हुआ बेटा? धीरे धीरे बताओ। क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? लौह महिला अब कहीं नहीं थी, केवल एक माँ थी जिसका दिल अपने बेटे की चीख से फटा जा रहा था। बस, सब कुछ बहुत डरावना है।
मैंने किसी को नहीं बताया कि आप कौन हैं, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ, मुझे बचा लो, बचा लो। इस एक शब्द ने अनन्या के संयम को तोड़ दिया। कहाँ हो तुम? कहाँ से फोन कर रहे हो? गार्ड ड्यूटी। बाथरूम से छिपकर। फोन कट गया। या तो बैटरी खत्म हो गई थी या किसी ने उसे पकड़ लिया था। अनन्या रिसीवर पकड़े हुए कांप रही थीं। उनके बेटे की आखिरी आवाज, यह सिर्फ बदमाशी से कहीं बढ़कर थी। यह एक आत्मा के टूटने की आवाज थी। उन्होंने तुरंत एक और नंबर डायल किया। यह उनकी इकलौती बहन का नंबर था, जो भारतीय सेना में मेजर जनरल और 25वीं इन्फेंट्री डिवीजन की कमांडर थीं। दीदी, इस समय क्या हुआ? फोन पर नींद में डूबी उनकी बहन मेजर जनरल अदिति सिंह राठौर की आवाज आई। अदिति, मैं हूं। अनन्या की आवाज उस समय से 100 गुना ज्यादा ठंडी और जानलेवा थी जब वह अभ्यास का निर्देशन कर रही थीं। कल सुबह के सारे कार्यक्रम रद्द कर दो। सिविल कपड़ों में मेरी कार से सुबह 9 बजे तक यहां आ जाओ। हमें रोहन के पास जाना होगा। अगले दिन सुबह 11 बजे जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारतीय सेना की 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन के मुख्य द्वार के गार्ड पोस्ट के सामने एक शानदार लेकिन सामान्य दिखने वाली काली सेडान रुकी। ड्राइवर और यात्री सीट से 2 महिलाएं उतरीं। ड्राइवर सीट से उतरने वाली महिला लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या सिंह राठौर थीं। उन्होंने बिना मेकअप के एक महंगा लेकिन सादा काला सूट पहना हुआ था। रात भर न सो पाने के कारण उनकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनका तेज कम नहीं हुआ था। यात्री सीट से उतरने वाली महिला उनकी बहन मेजर जनरल अदिति सिंह राठौर थीं। वह अपनी बहन से भी ज्यादा तीखे नैन नक्श वाली थीं और उन्होंने भी एक सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। दोनों बहनें किसी भी नजर से उच्च वर्ग की करिश्माई महिलाएं लग रही थीं, लेकिन इस समय उनके चेहरे पर सिर्फ अपने बेटे भतीजे के लिए चिंता थी। नमस्ते, अनन्या ने गार्ड पोस्ट के संतरी से कहा। सिपाही रोहन वर्मा से मुलाकात करनी है। गार्ड पोस्ट के अंदर छाया में खड़े 2 सैनिकों ने उन्हें देखा। एक हवलदार के पद का अधेड़ उम्र का एनसीओ था और दूसरा एक सिपाही था। गार्ड पोस्ट के ड्यूटी हवलदार भीम सिंह ने सिर से पांव तक ब्रांडेड कपड़ों में सजी दोनों महिलाओं को घूर कर देखा। उसकी आंखों में स्पष्ट घृणा और एक नीच जिज्ञासा थी। मुलाकात? अभी मुलाकात का समय नहीं है। हफ्ते के बीच में इस समय यहां क्या कर रही हो? उसका लहजा सैन्य शैली का नहीं बल्कि गली के गुंडों जैसा था। पास खड़े सिपाही पंकज कुमार ने भी हौंसते हुए कहा, अरे हवलदार साहब, आपको नहीं पता, आजकल की औरतें फौज तक में घुस आती हैं, जैसे उनका लाडला बेटा खुद से कुछ कर ही नहीं सकता। आंटी मेजर जनरल अदिति, जो गर्म मिजाज की थीं, आगे बढ़ने ही वाली थीं कि लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या ने उनका हाथ पकड़ लिया। अनन्या ने एक गहरी सांस ली। ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी, तुम्हारा रवैया बहुत ही अपमानजनक है। अपनी पहचान और पद बताओ और सम्मानपूर्वक बात करो। अपमानजनक? हाँ। हवलदार भीम सिंह ऐसे हंसा जैसे उसने कोई चुटकुला सुना हो। वह वैसे भी महिला सैनिकों से बहुत नफरत करता था। वह हमेशा कहता था कि सेना में महिलाओं के आने से अनुशासन ढीला हो गया है। आंटी, यह कहां आकर अनुशासन सिखाने की कोशिश कर रही हो? पहली बार सेना देखने आई हो क्या? तुम जैसी सिविलियन औरतें यहां यूं ही नहीं घुस सकती। तुरंत दफा हो जाओ। सिपाही पंकज कुमार ने भी अपना हेलमेट ठीक करते हुए धमकी भरे अंदाज में कहा, ए आंटियों, सीधी तरह से चली जाओ। हम अभी व्यस्त हैं। अपने किसी बिगड़ैल बेटे के लिए यहां हंगामा मत करो, वरना तुम्हारी इस महंगी गाड़ी पर खरोंच आ जाएगी। अपमानजनक शब्दों की बौछार हो रही थी। अनन्या की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। उन्होंने अपना पूरा जीवन सेना को समर्पित किया था और वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं कि इस देश का एक सैनिक, एक नागरिक, खासकर एक महिला का इस तरह अपमान करे। यह उनके बेटे की समस्या से परे सेना के अनुशासन का मामला था। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देती हूं। अनन्या ने अपना बटुआ निकाला। ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी, तुरंत अपने सीनियर को रिपोर्ट करो और हमारी पहचान की पुष्टि करो। ऐसा न करने पर होने वाले हर परिणाम के लिए तुम दोनों जिम्मेदार होगे। जिम्मेदार? हाँ, बड़ी मजाकिया हो। हवलदार भीम सिंह का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उसने दोनों महिलाओं को धकेलने के लिए हाथ उठाया। आंटियों, सच में धक्का खाने से पहले दफा हो जाओ। वह हाथ हटाओ। अनन्या की आवाज में वही जानलेवा ठंडक थी जिसने कमांड सेंटर को जमा दिया था। क्या? यह पागल औरत। जैसे ही हवलदार ने अनन्या के कंधे को जोर से धकेलने की कोशिश की, अनन्या और अदिति दोनों बहनों ने एक साथ अपने बटुए से अपने पहचान पत्र निकाले
और उनकी आंखों के सामने खोल दिए। ये क्या है? हवलदार भीम सिंह अपनी आंखों के सामने 2 पहचान पत्र देखकर अवाक रह गया। यह कोई आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। यह गहरे हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सुनहरे अशोक स्तंभ के साथ भारतीय सेना का पहचान पत्र था। सिपाही पंकज कुमार हौसने ही वाला था। कहां से ये नकली कार्ड बनवाए? लेकिन फिर उसने देखा कि कार्ड पर लगी तस्वीरें और सामने खड़ी 2 महिलाएं बिल्कुल एक जैसी थीं, तो उसका मुंह बंद हो गया। पढ़ो इसे, मेजर जनरल अदिति ने बर्फीली आवाज में कहा। हवलदार भीम सिंह ने कांपती आंखों से पहला पहचान पत्र पढ़ा। नाम अनन्या सिंह राठौर, पद लेफ्टिनेंट जनरल, भारतीय सेना, नियुक्ति कमांडर 17वीं कोर। उसका दिमाग सुन्न हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार 3 सितारे। जिस 19वीं डिवीजन में वह तैनात था, उसकी सीधी इष्ट अधिकारी, कश्मीर क्षेत्र की सभी सेना इकाइयों की सर्वोच्च कमांडर, वह लौह महिला लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या सिंह राठौर अभी एक आंटी के रूप में उसके सामने खड़ी थीं। उसकी नजरें डर से दूसरे पहचान पत्र पर गईं। नाम अदिति सिंह राठौर, पद मेजर जनरल, भारतीय सेना, नियुक्ति कमांडर 25वीं इन्फेंट्री डिवीजन, मेजर जनरल 2 स्टार 2 सितारे। भले ही उनका अधिकार क्षेत्र अलग था, लेकिन वह एक ऐसी डिवीजन कमांडर थीं जिनसे वह जीवन में कभी एक शब्द भी बात करने की उम्मीद नहीं कर सकता था। हवलदार भीम सिंह का मुंह खुला का खुला रह गया। कोई आवाज नहीं निकली। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। सिपाही पंकज कुमार का चेहरा पहले ही इतना सफेद हो चुका था कि वह एक लाश की तरह लग रहा था। आंटी, पागल औरत, दफा हो जाओ। उनके कहे हर शब्द अब तलवार बनकर उनकी गर्दन पर लटक रहे थे। हवलदार लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या ने भीम सिंह को बुलाया। अब मेरी पहचान की पुष्टि हो गई? जी मैम, कोर कमांडर मैम। हवलदार की हालत ऐसी थी कि वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ता। मुझे सच में नहीं पता था मैम। पता नहीं था? मेजर जनरल अदिति एक कदम आगे बढ़ी। उनकी आंखों में गुस्सा भरा था। तो क्या पता नहीं होने पर तुम किसी भी नागरिक महिला को आंटी और पागल औरत कह सकते हो? पता नहीं होने पर तुम दफा हो जाओ जैसी बदतमीजी कर सकते हो? जिस वर्दी को तुम पहने हो, क्या देश ने तुम्हें इसीलिए दी है? माफ कर दीजिए मैम, कोर कमांडर मैम, मुझसे मरने लायक गलती हो गई है। हवलदार और सिपाही वहीं घुटनों के बल गिरकर सिर जमीन पर पटकने लगे। चुप रहो। लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या ने उन्हें नजरअंदाज करते हुए अपना फोन निकाला। उन्होंने अब अपनी बहन की डिवीजन के कमांडर को नहीं, बल्कि उस जमीन के मालिक को फोन लगाया जहां वह खड़ी थीं। मैं 17वीं कोर की कमांडर बोल रही हूं। उनकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। वह शून्य से भी नीचे के तापमान वाली बर्फ जैसी थी। क्या तुम 19वीं डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल विक्रम राणा बोल रहे हो? फोन के दूसरी तरफ से एक आदमी की घबराई हुई आवाज आई, जिसे शायद अभी रिपोर्ट मिली थी। यस, जय हिंद मैम, मेजर जनरल विक्रम राणा बोल रहा हूं। मैम, किस सिलसिले में यह जानना चाहते हो? अनन्या ने ठंडक से कहा। ठीक है, अभी तुरंत अपने मिलिट्री पुलिस के प्रमुख को साथ लेकर अपनी डिवीजन के मुख्य गेट के गार्ड पोस्ट पर आओ। तुम्हें 5 मिनट देता हूं। अगर 1 मिनट भी देर हुई तो मैं तुम्हारी पूरी डिवीजन को उलट पुलट कर रख दूंगी। अनन्या ने फोन काट दिया। उन्होंने सिर झुकाए हुए दोनों सैनिकों को देखा। उठो, तुम्हारा अपराध तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। मेजर जनरल विक्रम राणा, 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर, उस सुबह अपने स्टाफ के साथ साप्ताहिक बैठक कर रहे थे। अचानक कोर कमांडर की सीधी लाइन बजी और फोन के दूसरी तरफ से लौह महिला लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या सिंह राठौर की आवाज आई। 5 मिनट में गार्ड पोस्ट पर आओ। विक्रम राणा अपनी कुर्सी से उछल पड़े। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। कोर कमांडर और वह भी अनन्या सिंह राठौर बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें गार्ड पोस्ट पर बुला रही थीं। यह सामान्य समय में अकल्पनीय था। यह लगभग युद्ध जैसी आपात स्थिति थी। तुरंत मिलिट्री पुलिस प्रमुख को बुलाओ और कमांडर की गाड़ी तैयार करो, अभी। विक्रम राणा चिल्लाते हुए बंकर से बाहर भागे। उनका दिमाग खाली हो गया था। क्या कोई अभ्यास में दुर्घटना हुई या दुश्मन ने घुसपैठ कर दी? वह अपनी गाड़ी में बैठे और मिलिट्री पुलिस की गाड़ी के साथ पागलों की तरह मुख्य गेट की ओर भागे। डिवीजन मुख्यालय से मुख्य गेट तक के 5 मिनट उन्हें 5 साल जैसे लगे।
टायरों के जलने की गंध के साथ 2 सितारों वाली काली कमांडर की गाड़ी गार्ड पोस्ट के सामने तेजी से रुकी। विक्रम राणा गाड़ी के रुकने से पहले ही दरवाजा खोलकर बाहर कूद गए और उन्होंने देखा उनके गार्ड पोस्ट के सामने ठंडे भाव से खड़ी 2 महिलाएं। एक उनकी सीधी बॉस लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या सिंह राठौर और दूसरी उनकी अकादमी की बैचमेट और वर्तमान में 25वीं डिवीजन की कमांडर मेजर जनरल अदिति सिंह राठौर। 2 महिला जनरल सिविल कपड़ों में उनके गार्ड पोस्ट पर खड़ी थीं और उनके सामने उनकी यूनिट के हवलदार भीम सिंह और सिपाही पंकज कुमार बेजान चेहरों के साथ खड़े थे। विक्रम राणा उसी पल पूरी स्थिति समझ गए। यह कोई सैन्य स्थिति नहीं थी, यह उससे भी बदतर अनुशासन की समस्या थी। जय हिंद मैम। विक्रम राणा ने लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या की ओर अपने सैन्य जीवन का सबसे बड़ा और सधा हुआ सैल्यूट किया। कोर कमांडर मैम, यहां कैसे? इस साधारण सी जगह पर। विक्रम राणा। अनन्या ने सैल्यूट का जवाब दिए बिना उसे बुलाया। तुम अपनी यूनिट को इसी तरह की ट्रेनिंग देते हो? तुम्हारी यूनिट का एक हवलदार एक नागरिक और वह भी एक महिला को आंटी पागल औरत कहता है और दफा हो जाओ कहकर हमला करने की कोशिश करता है। क्या यही तुम्हारी डिवीजन का अनुशासन है? विक्रम राणा के चेहरे से खून गायब हो गया। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके मातहत ने लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या और मेजर जनरल अदिति को आंटी कहा। उनकी नजरें हवलदार भीम सिंह पर गईं। उनकी आंखों में गुस्से से ज्यादा जान लेने की इच्छा थी। तुम कमीने। हवलदार भीम सिंह को अब जाकर समझ आया कि उसने क्या कर दिया है और वह वहीं बैठ गया। डिवीजन कमांडर सर, मैं तो उन्हें सिविलियन समझ रहा था। चुप कर। विक्रम राणा की दहाड़ से पूरी यूनिट गूंज उठी। सिविलियन है तो गाली देगा, सिविलियन है तो बदतमीजी करेगा, कमीने कहीं के। विक्रम राणा मिलिट्री पुलिस प्रमुख की ओर मुड़े। मिलिट्री पुलिस, क्या देख रहे हो? इन दोनों को तुरंत सस्पेंड करो और जांच के लिए ले जाओ। आज से तुम्हारी वर्दी उतरवाने का इंतजाम करता हूं, हरामखोरों। मिलिट्री पुलिस ने दौड़कर दोनों सैनिकों के हाथ पकड़ लिए। माफ कर दीजिए सर, मैम प्लीज। उनकी चीखें दर्दनाक थीं, लेकिन दोनों महिला जनरलों के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। विक्रम राणा ने गहरी सांस लेते हुए फिर से लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या की ओर रुख किया। मैम, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने अपने लोगों को सही ट्रेनिंग नहीं दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक मौजूदा 2 स्टार डिवीजन कमांडर एक 3 स्टार कोर कमांडर के सामने सिर झुका रहा था। बस करो। अनन्या ने उसकी माफी को बीच में ही काट दिया। मैं आज यहां तुम्हारे सैनिकों को अनुशासन सिखाने नहीं आई हूं। उनकी आवाज में हल्की सी कंपकंपी थी। मेरा बेटा सिपाही रोहन वर्मा तुम्हारी यूनिट में है, मैं उससे मिलने आई हूं। विक्रम राणा के दिमाग में दूसरा धमाका हुआ। सिपाही रोहन वर्मा, यह नाम अनजाना था, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या सिंह राठौर का बेटा उनकी यूनिट में, और वह भी एक सिपाही के रूप में सेवा कर रहा है। कोर कमांडर मैम, यह है क्या? तुरंत मेरे बेटे को लाओ। विक्रम राणा का दिमाग अब डर से परे इस बात की गणना करने में व्यस्त था कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या का बेटा उनकी डिवीजन में है और वह भी एक सिपाही के रूप में, और उसकी मां अपने बेटे के देसेस्पेरे कॉल पर अपनी जनरल बहन के साथ बिना किसी सूचना के यहां आ धमकी हैं। यह गार्ड पोस्ट पर हुए अपमान से कहीं ज्यादा भयानक आपदा की शुरुआत थी। यूनिट के अंदर क्रूर प्रताड़ना, और वह भी सेना के शीर्ष जनरल के बेटे के खिलाफ। तुरंत सिपाही रोहन वर्मा को ढूंढो। नहीं, मैं खुद जाऊंगा। वह किस यूनिट में है? विक्रम राणा भी घबराहट में बड़बड़ाने लगे। रुको, लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या ने उसे रोका। अगर तुम जाओगे तो क्या मेरा बेटा सच बोल पाएगा? तुम यहीं रुको। मेजर जनरल राठौर, उन्होंने अपनी बहन अदिति की ओर देखा। तुम विक्रम राणा के सहायक के साथ जाकर रोहन को ले आओ। ठीक है दीदी। मेजर जनरल अदिति ने विक्रम राणा को ठंडी नजरों से घूरते हुए डिवीजन कमांडर के सहायक के साथ बैरकों की ओर चल दी। विक्रम राणा लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या के साथ गार्ड पोस्ट पर अकेले रह गए। एक अजीब और जानलेवा खामोशी छा गई। विक्रम पसीने से तरबतर था और मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद दूर से मेजर जनरल अदिति एक सिपाही को लगभग सहारा देते हुए लाती हुई दिखाई दी। लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या ने अपने बेटे को देखते ही महसूस किया कि उनका खून उल्टा बह रहा है। ट्रेनिंग पूरी होने के समय वाला स्वस्थ रूप कहीं नहीं था। लड़ाकू वर्दी धूल से सनी हुई थी
और हेलमेट के नीचे से दिखाई देने वाला चेहरा गालों के धंस जाने के कारण एक कंकाल जैसा लग रहा था। होंठ फटे हुए थे और खून जमा हुआ था, और सबसे बढ़कर उसकी आंखों में जीवन की कोई चमक नहीं थी। रोहन, सिपाही रोहन वर्मा सिर नहीं उठा सका। वह पहले ही इस बात से हैरान था कि उसकी मौसी एक सक्रिय डिवीजन कमांडर हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मां, वह लौह महिला, यहां आई हैं। मां। रोहन की आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। वह इस शर्म से कांप रहा था कि उसकी मां ने उसे इस सबसे कमजोर और दयनीय हालत में देखा है। लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या ने अपने बेटे की ओर दौड़ने की इच्छा को मुश्किल से रोका। वह विक्रम राणा की ओर मुड़ी। उनकी आंखें अब गुस्से से परे ठंडी घृणा से भरी थीं। मेजर जनरल राणा। जी मैम, यह लड़का मेरा बेटा है। तुम्हारी डिवीजन में आए हुए उसे 2 महीने हुए हैं और उसकी ये हालत है। क्या तुम्हें अपनी आंखों से कुछ दिखाई दे रहा है? मुझे माफ कर दीजिए मैम, मैं सच में। अपने कार्यालय में ले चलो और अपनी यूनिट के सबसे अनुभवी सूबेदार मेजर को तुरंत बुलाओ। डिवीजन कमांडर के कार्यालय में लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या ने विक्रम राणा को एक कोने में खड़ा कर दिया और अपने बेटे रोहन को सोफे पर बिठाया। मेजर जनरल अदिति ने गर्म पानी लाकर दिया। रोहन ने जब अपनी मां और मौसी के 3 सितारे और 2 सितारों वाले पहचान पत्र मेज पर रखे देखे, तब उसे पूरी स्थिति समझ में आई। मां, मैंने किसी को नहीं बताया था कि आप कौन हैं। सच में। रोहन फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे पता है। अनन्या ने अपने बेटे का कांपता हुआ हाथ पकड़ा। मुझे पता है बेटा, अब सब ठीक है। अब मां आ गई है। उसी समय कार्यालय का दरवाजा खुला और 19वीं डिवीजन के सूबेदार मेजर तेजी से अंदर आए। जय हिंद सर, सूबेदार मेजर। बस, अनन्या ने उसे रोका। तुम मेरे बेटे सिपाही रोहन वर्मा के बैरक जीवन के बारे में जो कुछ भी जानते हो। नहीं, जो कुछ भी तुमने अब तक छिपाया है वह सब अभी बताओ। लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या को अंदाजा हो गया था। यह असंभव था कि एक बेटा इस हालत में पहुंच जाए और एनसीओ, खासकर जो सैनिकों की हर बात जानता है, उसे कुछ भी पता न हो। डिवीजन कमांडर के कार्यालय की हवा भारी हो गई थी। विक्रम राणा अपने ही कार्यालय में एक अपराधी की तरह दीवार से सटकर खड़ा था। डिवीजन के सूबेदार मेजर किशन चंद ने महसूस किया कि उनके सामने बैठी लौह महिला, उनकी बहन जो एक और जनरल हैं, और उनके सामने रोता हुआ सिपाही ही इस संकट का केंद्र हैं। उन्होंने सूखी थूक निगली। सूबेदार मेजर। लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें किसी भी चीख से ज्यादा दबाव था। मेरा बेटा सिपाही रोहन वर्मा, 2 महीनों में इस लड़के के साथ क्या हुआ? तुम तो सैनिकों के पिता समान हो, जो जानते हो सब बताओ। किशन चंद पसीने से भीग गए। वह हर एक सिपाही के बारे में तो नहीं जान सकते थे, लेकिन उन्होंने सिपाही रोहन वर्मा की डेल्टा कंपनी के बारे में सुना था। मैम, माफ कीजिएगा, जिस कंपनी में सिपाही रोहन वर्मा है, वहां हाल ही में सैनिकों के बीच कुछ समस्याओं को लेकर शिकायतें आई थीं। खासकर हवलदार संदीप चौधरी नाम का एक। हवलदार संदीप चौधरी? जी, वह प्लाटून का कमांडर है और नए सैनिकों के साथ उसकी क्रूरता की खबरें थीं। लेकिन संबंधित कंपनी कमांडर ने इसे नजरअंदाज कर दिया। मेजर जनरल अदिति ने तेजी से बीच में टोका। या वह भी इसमें शामिल था? नजरअंदाज करने जैसा ही था मैम। ऐसी बातें थीं कि हवलदार संदीप का परिवार इलाके का एक साफ परिवार है और बटालियन कमांडर ने भी मामले को शांति से निपटाने के लिए कहा था। शांति से? लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या हंसी। मेरा बेटा इस हालत में है और तुम शांति की बात कर रहे हो? अनन्या विक्रम राणा की ओर मुड़ी। मेजर जनरल राणा, क्या तुम्हें कभी ऐसी कोई रिपोर्ट मिली? मैं हर एक सैनिक के। बस। अनन्या अपनी बहन अदिति की ओर मुड़ी। अदिति, तुम भी एक डिवीजन कमांडर हो, है ना? लगता है यह मामला मुझे ही संभालना होगा। मेरी जगह तुम अपने भतीजे का बदला लो। मेजर जनरल राणा मेरे साथ यहीं परिणाम का इंतजार करेंगे। यह विक्रम राणा के लिए और भी बड़ा अपमान था। उनकी यूनिट में हुई घटना की जांच किसी और डिवीजन का कमांडर, जो पीड़ित की मौसी भी है, करेगा, लेकिन वह नहीं कह सकता था। ठीक है दीदी। मेजर जनरल अदिति ने तुरंत मिलिट्री पुलिस प्रमुख और जांच अधिकारी को बुलाया। अभी से सिपाही रोहन वर्मा की बटालियन के सभी बैरकों को सील कर दो। हवलदार संदीप चौधरी और उसके साथियों और कंपनी कमांडर, सूबेदार और बटालियन कमांडर,
सभी को अलग अलग करके पूछताछ करो। मेजर जनरल राणा की कमांड मैं कुछ समय के लिए अपने हाथ में लेती हूं। जैसा आप कहें मैम, विक्रम ने अपमानजनक तरीके से जवाब दिया। उस दिन 19वीं डिवीजन में हड़कंप मच गया। किसी दूसरे डिवीजन के कमांडर के नेतृत्व में मिलिट्री पुलिस ने एक पूरी बटालियन को खंगालना शुरू कर दिया। सिपाही रोहन वर्मा को तुरंत डिवीजन के मेडिकल सेंटर के एक निजी कमरे में सुरक्षात्मक निगरानी में रखा गया। वहां उसने अपनी मौसी मेजर जनरल अदिति को सब कुछ बता दिया। हवलदार संदीप चौधरी ने उसने मुझे मां से बात करते हुए सुन लिया था। क्या? मैंने बस इतना कहा था, मां मैं ठीक हूं। लेकिन उसने कहा, तेरी मां की आवाज इतनी जवान क्यों है? कहीं सौतेली मां तो नहीं? और उसी दिन से नरक शुरू हो गया। संदीप ने रोहन के पारिवारिक मामलों को लेकर उसे बिना मां का बच्चा कहना शुरू कर दिया और हर रात सोने से पहले उसे स्टोर रूम में ले जाकर बुरी तरह पीटता था। उसने गीले तौलिए से उसका चेहरा ढककर पानी डालने जैसी यातनाएं भी दी। तुमने शिकायत क्यों नहीं की? अदिति चिल्लाई। संदीप ने धमकी दी थी कि अगर मैंने शिकायत की तो वह मां की तस्वीरों को इंटरनेट पर गलत तरीके से एडिट करके फैला देगा। उसने कहा, अगर तेरी मां इतनी ही पाक साफ है तो हर समय फौज में क्यों पड़ी रहती है? इसीलिए मैं डर गया था। मेजर जनरल अदिति ने अपने दांत भींच लिए। यह सिर्फ क्रूरता नहीं थी, यह एक इंसान की आत्मा को नष्ट करने वाला सबसे घिनौना अपराध था। हवलदार संदीप चौधरी को मिलिट्री पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पहले तो वह बेशर्मी से आरोपों से इनकार करता रहा। मैंने कब किया ऐसा? रोहन तो पहले से ही एक समस्या वाला सैनिक था, खुद ही कहीं गिर गया होगा। चुप कर। मेजर जनरल अदिति ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। तूने मेरे भतीजे के साथ क्या किया है और तूने जो भी गंदी बातें कही हैं, मैंने सब सुन लिया है। तभी जांच अधिकारी संदीप के लॉकर से बरामद सामान लेकर आया। उसमें रोहन के बटुए से चुराई गई लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या और रोहन की एक साथ खींची गई सिविल कपड़ों की तस्वीर थी। संदीप इसी तस्वीर का इस्तेमाल करके रोहन को धमकाता था। सारे सबूत साफ थे। हवलदार संदीप चौधरी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथी सैनिकों और इस सब को नजरअंदाज करने वाले कंपनी कमांडर और बटालियन कमांडर को भी पद से हटाकर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। विक्रम राणा दौड़कर लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या के पास आए और एक बार फिर सिर झुकाया। कोर कमांडर मैम, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी यूनिट में ऐसा शैतान था। मैं उसे तुरंत सैन्य कानून के तहत सबसे कड़ी सजा। बस करो। लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या ने उसे देखा। फिलहाल अच्छा काम किया मेजर जनरल। लगता है कि पूंछ संदीप पकड़ी गई है। पहला प्रतिशोध पूरा हो गया था। लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या ने आधिकारिक तौर पर विक्रम राणा को त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद दिया और अपनी कोर में लौट गईं। उनकी बहन मेजर जनरल अदिति भी अपने भतीजे का ध्यान रखने की बात कहकर अपनी डिवीजन में लौट गईं। सिपाही रोहन वर्मा का मेडिकल सेंटर में इलाज चल रहा था और जल्द ही उसे डिवीजन मुख्यालय की एक सुरक्षित यूनिट में स्थानांतरित किया जाना था। सब कुछ पूरी तरह से सुलझ गया लगता था। लेकिन उस रात 17वीं कोर मुख्यालय में लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या अपने कार्यालय में अपने बेटे द्वारा भेजे गए आखिरी टेक्स्ट संदेश को सैकड़ों बार पढ़ रही थीं। मैंने किसी को नहीं बताया कि मां कौन है, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अनन्या की आंखें सिकुड़ गईं। कुछ तो गड़बड़ थी। हवलदार संदीप ने मेरे बेटे को मेरी मां से बात करते सुनकर उसे प्रताड़ित करना शुरू किया। उसने मेरी तस्वीर छीनकर उसे धमकाया। इसका मतलब है कि संदीप ने सोचा होगा कि मेरे बेटे की मां एक सामान्य महिला है। तो फिर रोहन ने यह क्यों कहा? मैंने किसी को नहीं बताया कि मां कौन है। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी को अपनी मां की पहचान बताने का दबाव था। अगर संदीप की प्रताड़ना सिर्फ मां के अस्तित्व और पारिवारिक इतिहास को लेकर थी, तो रोहन की यह बात तर्कसंगत नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं? अनन्या के दिमाग में एक भयानक परिकल्पना उभरी। क्या हवलदार संदीप चौधरी को पहले से ही पता था कि रोहन किसी खास का बेटा है? उन्होंने अपनी बहन मेजर जनरल अदिति को फोन किया। अदिति, तुमने कहा था कि हवलदार संदीप चौधरी का परिवार इलाके का प्रभावशाली परिवार है। जरा यह पता करो कि कहीं उसकी तैनाती किसी विशेष तरीके से तो नहीं हुई थी। दीदी, यह क्या कह रही हो? सब कुछ खत्म हो गया है? नहीं, कुछ अजीब है। मुझे नहीं लगता कि संदीप ने रोहन को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया
क्योंकि वह एक मनोरोगी था। मेजर जनरल अदिति को अपनी बहन के इस ठंडे अंतर्ज्ञान पर भरोसा था। उन्होंने अपने संपर्कों का उपयोग करके हवलदार संदीप चौधरी के भर्ती, रिकॉर्ड और तैनाती प्रक्रिया की गहराई से जांच की और अगले दिन उन्होंने एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता लगाया। दीदी, मिल गया। अदिति की आवाज कांप रही थी। संदीप चौधरी, वह मूल रूप से हमारी 25वीं डिवीजन के अधिकार क्षेत्र में भर्ती हुआ था, लेकिन ट्रेनिंग पूरी होने के तुरंत बाद उसे असामान्य रूप से 19वीं डिवीजन में फिर से तैनात कर दिया गया, विशेष निगरानी वाले सैनिक के नाम पर। किसने उसे स्थानांतरित किया? मेजर जनरल विक्रम राणा ने। लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या के हाथ से फोन लगभग गिर गया था। विक्रम राणा ने सेना मुख्यालय की कार्मिक कमान से सीधे सहयोग का अनुरोध किया था। हवलदार संदीप चौधरी का पिता विक्रम राणा के अधिकार क्षेत्र में सबसे बड़ा सैन्य ठेकेदार तूफान कंस्ट्रक्शन का चेयरमैन है। लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या के दिमाग में सारे टुकड़े फिर से जुड़ने लगे। मेजर जनरल विक्रम राणा, सैन्य ठेकेदार तूफान कंस्ट्रक्शन का चेयरमैन चौधरी और उसका शैतान बेटा हवलदार संदीप चौधरी। यह सिर्फ एक साधारण दुर्व्यवहार का मामला नहीं था। यह मेजर जनरल विक्रम राणा और एक स्थानीय सैन्य ठेकेदार के बीच एक काला गठजोड़ था। चेयरमैन चौधरी अपने बिगड़ैल बेटे को सेना में भेजने के लिए मजबूर था, लेकिन वह चाहता था कि वह आराम से सेवा करे। इसीलिए उसने विक्रम राणा से सिफारिश की और बदले में विक्रम ने तूफान कंस्ट्रक्शन को विभिन्न यूनिट निर्माण और आपूर्ति अनुबंधों में भ्रष्टाचार करने की छूट दी। हवलदार संदीप चौधरी डिवीजन कमांडर की पीठ पर हाथ रखकर अपनी कंपनी में एक राजा की तरह व्यवहार कर रहा था। कंपनी कमांडर और बटालियन कमांडर ने उसे इसलिए नजरअंदाज नहीं किया क्योंकि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति का बेटा था, बल्कि इसलिए कि वह डिवीजन कमांडर द्वारा विशेष रूप से प्रबंधित सैनिक था। लेकिन रोहन ही क्यों? अनन्या ने बुदबुदाया। रोहन में ऐसा क्या था? उन्होंने तुरंत मेडिकल सेंटर में अपने बेटे को फोन किया। रोहन, मां बोल रही हूं। जब संदीप तुम्हें प्रताड़ित करता था तो क्या उसने तुमसे कुछ करने के लिए कहा था या कुछ देखा था, स्टोर रूम के अलावा किसी और जगह पर? रोहन कुछ देर हिचकिचाया। मां, दरअसल संदीप मुझे रात में कई बार यूनिट से बाहर ले गया था। क्या? यूनिट से बाहर? जी। कंपनी कमांडर और ड्यूटी ऑफिसर भी देखकर अनदेखा कर देते थे। संदीप ने मुझे तूफान कंस्ट्रक्शन के साइट ऑफिस जाकर एक लिफाफा लाने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था कि उसमें क्या है, मैं बस वही करता था जो वह कहता था। वह लिफाफा हमेशा बटालियन कमांडर या किसी और बड़े अधिकारी की मेज पर जाता था। लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या सब कुछ समझ गईं। रोहन सिर्फ एक संदेशवाहक नहीं था, उसे रिश्वत के लेन देन के गवाह और वाहक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। संदीप ने मुझे ही क्यों चुना? रोहन ने सिसकते हुए कहा। शायद इसलिए कि मैं सबसे कमजोर था और उसे लगा कि मेरी मां भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं था। लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या ने खुफिया विभाग के माध्यम से प्राप्त 19वीं डिवीजन के नए सैनिकों के तैनाती रिकॉर्ड की जांच की। सिपाही रोहन वर्मा, व्यक्तिगत विवरण, पारिवारिक संबंध, मां अनन्या सिंह राठौर, पेशा सरकारी कर्मचारी, अनन्या हांसी। उन्होंने अपने बेटे की सामान्य सेवा की इच्छा के कारण अपने पेशे के कॉलम में सैन्य अधिकारी या जनरल के बजाय सिर्फ सरकारी कर्मचारी लिखा था। संदीप और उसके पीछे की ताकतों ने सोचा था कि रोहन एक अकेली, शक्तिहीन सरकारी कर्मचारी मां का बेटा है, एक आसान शिकार। इसलिए उन्होंने उसे रिश्वत के वाहक के रूप में इस्तेमाल किया और इस रहस्य को छिपाने के लिए उसे लगातार पीटा और धमकाया। मैंने किसी को नहीं बताया कि मां कौन है। बेटे के ये शब्द यह नहीं थे कि अगर उन्हें पता होता कि मेरी मां एक कोर कमांडर हैं तो वे मेरे साथ ऐसा नहीं करते। यह एक डेजेस्पेरे चीख थी कि काश मेरी मां एक शक्तिहीन सरकारी कर्मचारी न होती, काश उनमें मुझे बचाने की ताकत होती। यह पहला मोड़ था। यह सिर्फ एक सैन्य दुर्व्यवहार का मामला नहीं था, बल्कि एक डिवीजन कमांडर और एक स्थानीय ठेकेदार के बीच एक विशाल सैन्य आपूर्ति कार्टेल था, और इसके केंद्र में वह खुद थीं, अनन्या सिंह राठौर। उन्होंने अपने बेटे के लिए जो पहचान छिपाई थी, वही पहचान उनके बेटे को नरक में धकेलने का चारा बन गई थी। लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या के कार्यालय में उन्होंने खिड़की के बाहर के अंधेरे को देखते हुए अपनी वर्दी को देखा,
जिसे उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। गुस्से ने उनके दिल को ठंडा कर दिया था। विक्रम राणा, तुम कमीने। उन्होंने याद किया कि विक्रम राणा ने उनके सामने कितना बढ़ा चढ़ाकर गुस्सा दिखाया था और कितनी तेजी से कार्रवाई की थी। वह सब अपने अपराध को छिपाने के लिए एक चानबर्द था। उसने यह भांप लिया था कि लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या वहां एक कोर कमांडर के रूप में नहीं बल्कि एक मां के रूप में आई हैं। इसलिए उसने वह किया जो एक मां चाहती थी। उसने शैतान जैसे सीनियर सैनिक संदीप को गिरफ्तार किया और उसके बेटे की सुरक्षा सुनिश्चित की। उसने मां के गुस्से को शांत किया और यह सुनिश्चित किया कि मामला आगे न बढ़े। उसने अपनी ही पूंछ संदीप को खुद ही काट दिया। उसे विश्वास था कि लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या अपने बेटे की समस्या पर ही ध्यान केंद्रित करेंगी और उसके पीछे के विशाल सैन्य आपूर्ति घोटाले को नहीं देख पाएंगी। उसने मुझे कम आंका। अनन्या की आंखों में एक चमक आई। उसने मुझे अनन्या सिंह राठौर को सिर्फ एक मां समझा जो अपने बेटे के लिए अंधी हो गई है। उन्होंने फिर से अपनी बहन मेजर जनरल अदिति को फोन किया। अदिति, मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। दीदी, क्या कह रही हो? संदीप गिरफ्तार हो चुका है। संदीप सिर्फ पूंछ है, असली शरीर तो विक्रम राणा है। अनन्या ने वह सब कुछ समझाया जो उन्होंने पता लगाया था। फोन के दूसरी तरफ से मेजर जनरल अदिति की सांसें तेज होती महसूस हुईं। वह कमीना। अदिति, उत्तेजित मत हो। विक्रम कोई साधारण लोमड़ी नहीं है। अगर हमें उसे पकड़ना है तो हमें उसे खुद अपनी मान से बाहर निकलने के लिए मजबूर करना होगा। कैसे? हम एक नाटक करेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या ने कहा। विक्रम अभी यह मान रहा है कि हम इस सच्चाई को नहीं जानते, कि हम सिर्फ संदीप को सजा मिलने से संतुष्ट होकर लौट गए हैं। हमें इस विश्वास को और मजबूत करना होगा। तुम रोहन के अभिभावक की भूमिका निभाओ। विक्रम को हर दिन फोन करके कहो, हमारे रोहन का इतना अच्छा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। दीदी, अनन्या भी अब निश्चिंत हैं। उसे पूरी तरह से आश्वस्त कर दो। और दीदी, आप? मैं? अनन्या की आवाज स्टील की तरह ठंडी हो गई। मैं एक कोर कमांडर के रूप में उसकी गर्दन दबोचूंगी। लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या का ऑपरेशन तुरंत शुरू हो गया। उन्होंने सेना मुख्यालय को एक आधिकारिक रिपोर्ट सौंपी। सामग्री इस प्रकार थी। 19वीं डिवीजन में हुई सैन्य दुर्व्यवहार की घटना को मेजर जनरल विक्रम राणा की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई से नियंत्रित कर लिया गया है। हालांकि उक्त यूनिट की पुरानी समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए कोर के सीधे नियंत्रण में एक विशेष जांच की जाएगी। यह एक सेजमार-चाजमा दोहरा जाल था। विक्रम राणा के लिए यह एक संकेत था कि हम आप पर भरोसा करते हैं, लेकिन एक औपचारिक जांच करनी होगी। लेकिन वास्तव में यह अनन्या को अपनी सीधी कमान के तहत खुफिया एजेंटों को कानूनी रूप से 19वीं डिवीजन में तैनात करने का एक बहाना था। विक्रम राणा ने यह रिपोर्ट पाकर राहत की सांस ली। आखिरकार अनन्या भी कुछ खास नहीं है। मामला उसके बेटे का ही था। जांच तो बस एक दिखावा है। मैं अपनी ही यूनिट को नियंत्रित करता हूं। कागजों पर सब कुछ 4/4 है। पूंछ संदीप भी कट चुकी है। बल्कि यह अच्छा ही हुआ। इस अवसर पर मैं एक साफ सुथरी यूनिट की छवि बना सकता हूं। मेजर जनरल अदिति का धन्यवाद वाला फोन आने के बाद वह पूरी तरह से लापरवाह हो गया। इस बीच फीनिक्स नामक लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या की सीधी खुफिया टीम एक विशेष जांच की आड़ में 19वीं डिवीजन में घुस गई। उनका असली लक्ष्य सैन्य दुर्व्यवहार नहीं था। वे तूफान कंस्ट्रक्शन से संबंधित सभी दस्तावेज, खाते और विक्रम राणा के व्यक्तिगत कंप्यूटर फाइलों को निशाना बना रहे थे। साथ ही अनन्या ने अपने बेटे रोहन को एक नया काम दिया। रोहन, तुम्हें मेजर जनरल राणा की आंखें बनना होगा। जी मां। विक्रम तुम्हें केवल एक पीड़ित के रूप में देखेगा, एक खतरे के रूप में नहीं, बल्कि वह तुम्हें अपने पास रखकर मुझ अनन्या को यह दिखाने की कोशिश करेगा कि देखो मैं तुम्हारे बेटे का कितना ख्याल रख रहा हूं। अनन्या की भविष्यवाणी सटीक थी। विक्रम राणा ने रोहन को मेडिकल सेंटर से छुट्टी मिलने के बाद उसे डिवीजन कमांडर के निजी सहायक के रूप में सबसे आरामदायक और सुरक्षित पद पर नियुक्त किया। यह रोहन की मौसी मेजर जनरल अदिति को खुश करने के लिए एक कदम था। सिपाही रोहन, तुमने बहुत कुछ सहा है। अब मेरे पास तुम सबसे सुरक्षित रहोगे। विक्रम ने रोहन के कंधे पर थपथपाते हुए एक दयालु मुस्कान दी। रोहन ने एक डरे हुए सिपाही का नाटक करते हुए उसके प्रति वफादारी की कसम खाई। सर, डिवीजन कमांडर सर, धन्यवाद।
आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। इस तरह लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या की आंखें दुश्मन के दिल डिवीजन कमांडर के कार्यालय में स्थापित हो गईं। यह दूसरे मोड़ की शुरुआत थी। विक्रम सोच रहा था कि उसने अनन्या को धोखा दिया है, लेकिन वास्तव में वह अनन्या के विशाल शतरंज की बिसात पर एक मोहरा था जो खुद ही चेकमेट की ओर बढ़ रहा था। सिपाही रोहन वर्मा का सैन्य जीवन रातों रात नरक से स्वर्ग में बदल गया। अब उसे किसी शैतान सीनियर की मार नहीं झेलनी पड़ती थी और वह डिवीजन मुख्यालय के साफ सुथरे सहायक के बैरक में रहता था। उसका मुख्य काम विक्रम राणा के कार्यालय की सफाई करना, चाय बनाना और मेहमानों का स्वागत करना था। विक्रम राणा को लगा कि वह रोहन को पूरी तरह से नियंत्रित कर रहा है। वह जानबूझकर रोहन के सामने लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या मां या मेजर जनरल अदिति मौसी के साथ अपनी निकटता का दिखावा करने वाले फोन कॉल करता था। अरे अदिति, मैं विक्रम बोल रहा हूं। हाँ, हमारा रोहन बहुत होशियार है। मैंने उसे अपने बेटे की तरह रखा है। कोर कमांडर मैम से कहना कि चिंता न करें। उसे विश्वास था कि रोहन यह सुनकर अपनी मां को रिपोर्ट करेगा कि डिवीजन कमांडर सर मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं, लेकिन रोहन अभिनय कर रहा था। वह अपनी मां लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या के निर्देशों का पालन कर रहा था। सुनो, देखो और याद रखो। उसने विक्रम राणा की हर चीज पर नजर रखी। उसने पाया कि विक्रम हर शाम नियमित रूप से कहीं फोन करता था, सैन्य नेटवर्क से नहीं बल्कि एक अलग सुरक्षित फोन से। उसने विक्रम को तूफान कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन चौधरी से मिलते हुए देखा। चेयरमैन चौधरी अपने बेटे संदीप के गिरफ्तार होने के बावजूद अभी भी डिवीजन कमांडर के कार्यालय में ऐसे आता जाता था जैसे वह उसका अपना घर हो। मेजर जनरल साहब, आपने संदीप का मुंह तो ठीक से बंद करवा दिया है ना? चिंता मत करो चौधरी साहब, वह वैसे भी मेरी पूंछ था। पूंछ कभी शरीर को नहीं काट सकती। अभी अनन्या, वह औरत, अपने बेटे के सुरक्षित होने से खुश है और जांच भी बस दिखावे के लिए कर रही है। हमें असली चीज का ध्यान रखना है। रोहन ने अपनी सांस रोक ली। असली चीज? उसने देखा कि जिस दिन कोर जांच टीम दस्तावेजों की जांच करती थी, विक्रम एक विशेष फाइल कैबिनेट को खुद ही बंद करता था और चाबी अपनी जेब में रखता था। वह निर्माण परियोजनाओं और नए उपकरणों की खरीद से संबंधित फाइलें थीं। रोहन हर रात बाथरूम में अपनी मां द्वारा दिए गए एक छोटे संचार उपकरण के माध्यम से यह सब कुछ बिना एक अक्षर छोड़े रिपोर्ट करता था। मां, वे असली चीज की बात कर रहे थे और वह नए उपकरणों की खरीद वाली फाइल कैबिनेट कभी नहीं खोलते। लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या ने अपने बेटे की रिपोर्ट को अपनी फीनिक्स टीम द्वारा जुटाई गई जानकारी से मिलाया। नए उपकरण, उनकी आंखों में एक चमक आई। विक्रम, उस कमीने का लक्ष्य सिर्फ तूफान कंस्ट्रक्शन का भ्रष्टाचार नहीं था। लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या की खुफिया टीम फीनिक्स ने एक निर्णायक जानकारी हासिल की। विक्रम राणा तूफान कंस्ट्रक्शन को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करके कहीं ज्यादा बड़े काले धन का खेल कर रहा था। यह अगली पीढ़ी के संचार उपकरणों की खरीद का सौदा था। हाल ही में सेना सीमावर्ती इकाइयों के पुराने संचार उपकरणों को बदलने के लिए एक बड़ी परियोजना चला रही थी। 19वीं डिवीजन उन परीक्षण इकाइयों में से एक थी। विक्रम राणा इस परियोजना के लिए चुनी गई एक विशेष रक्षा कंपनी के डिफेंस के साथ मिला हुआ था। वह तूफान कंस्ट्रक्शन से छोटी मोटी रिश्वत लेने का नाटक कर रहा था, जबकि वास्तव में वह डिफेंस से अरबों रुपए की रिश्वत ले रहा था और उनके घटिया उपकरणों को सेना में आपूर्ति करवाने के लिए परीक्षण रिपोर्टों में हेरफेर कर रहा था। यह इस मामले का दोहरा मोड़ था। पहला मोड़ जिसे अनन्या ने पकड़ा था सैन्य आपूर्ति भ्रष्टाचार। वह विक्रम द्वारा अपने बड़े अपराध को छिपाने के लिए जानबूझकर लीक किया गया एक नकली शरीर था। रोहन ने कहा था कि वह तूफान कंस्ट्रक्शन की साइट पर संदेश ले जाने गया था। अनन्या ने फिर से सोचा, वह रिश्वत का लेन देन नहीं था, वह भी एक दिखावा था। विक्रम ने जानबूझकर रोहन को तूफान कंस्ट्रक्शन के साथ एक कड़ी के रूप में उजागर किया था। अगर कोई समस्या होती तो वह संदीप, रोहन और तूफान कंस्ट्रक्शन पर सब कुछ डालकर बच निकलना चाहता था और वह खुद के डिफेंस के साथ अपने असली सौदे को छिपाकर बस एक अक्षम कमांडर के रूप में बच निकलना चाहता था जो अपने मातहतों को नियंत्रित नहीं कर सका। और मैं, अनन्या के मुंह से एक कड़वी हंसी निकली। जब मैं एक मां के रूप में वहां पहुंची तो उसने इस अवसर का दुरुपयोग किया। उसने संदीप और तूफान कंस्ट्रक्शन को मेरे हाथों में एक बलि के बकरे के रूप में पेश किया।
ताकि वह मुझे अपने सबसे बड़े अपराध को छिपाने के लिए एक बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सके। लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या ने खुद जांच की और कोई समस्या नहीं मिली। यह एक पंक्ति बनाने के लिए सब कुछ साफ हो गया। गार्ड पोस्ट पर हवलदार भीम सिंह और सिपाही पंकज कुमार, वे सिर्फ महिला द्वेषी नहीं थे, वे विक्रम के निर्देश पर बाहरी अनावश्यक आगंतुकों को रोकने वाली पहली दीवार थे। उस दिन उन्होंने अनन्या और उनकी बहन के साथ इतनी बदतमीजी इसलिए की थी ताकि वे किसी भी तरह उन्हें वापस भेज सकें और विक्रम को समय दे सकें। दीदी, वह कमीना। मेजर जनरल अदिति भी यह सब सुनकर कांप उठी। अदिति, अब नाटक खत्म करने का समय आ गया है। अनन्या की आवाज में पूरी सेना को निर्देशित करने का वजन था। लोमड़ी का शिकार खत्म हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या का अंतिम ऑपरेशन बहुत ही सावधानी पूर्वक नियोजित था। उन्होंने डी डे के रूप में उस दिन को चुना जिस दिन के डिफेंस के घटिया उपकरण 19वीं डिवीजन में आपूर्ति किए जाने थे। उन्होंने पहले सेना प्रमुख से अकेले में मिलकर उन्हें इस पूरी सच्चाई की जानकारी दी। सेना प्रमुख इस बात से क्रोधित थे कि उनकी सेना में, और वह भी एक जनरल रैंक का अधिकारी, इस तरह के भयानक, लगभग देशद्रोही अपराध में शामिल था। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या को उनके कोर कमांडर के अधिकार से परे पूरी सेना की कमान का एक हिस्सा सौंप दिया। जनरल राठौर, मुझे आप पर भरोसा है। अनुशासन को अपने हाथों से फिर से स्थापित करें। ऑपरेशन के दिन 19वीं डिवीजन में विक्रम राणा के डिफेंस आपूर्ति कार्यक्रम और लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या के औचक कोर लड़ाकू तैयारी निरीक्षण कार्यक्रम दोनों एक ही दिन पड़ गए। विक्रम राणा घबरा गया। उसने लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या को फोन किया। कोर कमांडर मैम, आज डिवीजन में एक महत्वपूर्ण उपकरण की आपूर्ति है। क्या आप निरीक्षण को एक दिन के लिए टाल सकती हैं? मेजर जनरल राणा, अनन्या की आवाज ठंडी थी। क्या युद्ध हमारे उपकरण आपूर्ति के दिन को देखकर आएगा? निरीक्षण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। विक्रम घबराहट में था। उसने डिफेंस के उपकरणों को यूनिट के पीछे एक गुप्त गोदाम में छिपाने की कोशिश की और उसने यह काम अपने वफादार सहायक सिपाही रोहन वर्मा को सौंपा। सिपाही रोहन, तुम मेरे एकमात्र भरोसेमंद आदमी हो। पीछे के गेट से आने वाले ट्रकों को निरीक्षण दल की नजरों से बचाकर चुपचाप गोदाम नंबर 3 में ले जाओ, समझे? यह हमारी डिवीजन के भविष्य का सवाल है। जी सर, समझ गया डिवीजन कमांडर सर। रोहन ने एक पूरी तरह से वफादार सैनिक का अभिनय किया। विक्रम लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या के साथ रहकर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। कोर कमांडर मैम, इस तरफ हमारी डिवीजन की फायरिंग रेंज। बस करो, अनन्या ने उसकी बात काट दी। फायरिंग रेंज नहीं, मैं तुम्हारी डिवीजन के गोदाम देखना चाहती हूं, खासकर गोदाम नंबर 3। विक्रम राणा का चेहरा सफेद पड़ गया। जी मैम, क्यों? कोई समस्या है क्या? एक कोर कमांडर अपनी अधीनस्थ इकाई का गोदाम भी नहीं देख सकती? नहीं मैम, इस तरफ। विक्रम राणा कांपते हुए कदमों से लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या को गोदाम नंबर 3 की ओर ले गया। उसे विश्वास था कि रोहन ने पहले ही ट्रकों को हटा दिया होगा। कोई बात नहीं, रोहन ने सब संभाल लिया होगा। गोदाम नंबर 3 का भारी लोहे का दरवाजा खुला और विक्रम राणा वहीं जम गया। गोदाम के अंदर डिफेंस के लोगों वाले दर्जनों बक्से पड़े थे और उनके सामने उसका वफादार सहायक सिपाही रोहन वर्मा और रोहन की मौसी मेजर जनरल अदिति सिंह राठौर पूरी तरह से सशस्त्र सेना मुख्यालय की मिलिट्री पुलिस स्पेशल टीम सीटी के जवानों के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। रोहन, विक्रम ने अविश्वास में बुदबुदाया। सिपाही रोहन वर्मा अब वह डरा हुआ सिपाही नहीं था। उसने अपनी मां की ओर सीधे देखते हुए एक सधा हुआ सैल्यूट किया। जय हिंद मैम। सिपाही रोहन वर्मा, कोर कमांडर मैम द्वारा सौंपे गए सबूत इकट्ठा करने का काम पूरा हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या ने अपने बेटे का सैल्यूट स्वीकार किया। शाबाश सिपाही रोहन। वह धीरे धीरे विक्रम राणा की ओर मुड़ी। मेजर जनरल विक्रम राणा। विक्रम कुछ नहीं बोल सका। उसे समझ आ गया था कि वह शुरू से अंत तक इन 2 जनरल बहनों के हाथों की कठपुतली था। तुम्हें विशेष अपराध अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी, सैन्य संपत्ति के दुरुपयोग, पद के दुरुपयोग और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के देशद्रोही कृत्य के आरोप में सेना प्रमुख के सीधे आदेश पर तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाता है। मेजर जनरल अदिति खुद हथकड़ी लेकर आगे बढ़ी। तुम कमीने,
तुमने मेरे भतीजे और हमारी सेना के साथ जो किया है, अब तुम्हें उसका एहसास होगा। विक्रम राणा को हथकड़ी पहनाए जाने के समय भी वह रोहन को घूर रहा था। तुम कमीने, तुम्हारी मां। मेजर जनरल अदिति का थप्पड़ विक्रम के गाल पर पड़ा। अपना गंदा मुंह बंद रख। गार्ड पोस्ट पर शुरू हुआ अपमान सैकड़ों गुना होकर असली अपराधी के गाल पर वापस लौटा था। अध्याय 15, सच्चा न्याय। मेजर जनरल विक्रम राणा की गिरफ्तारी ने भारतीय सेना में भूचाल ला दिया। उसकी रिश्वत की रकम कल्पना से परे थी और जिन घटिया संचार उपकरणों की वह आपूर्ति करने वाला था, अगर वे तैनात हो जाते तो सीमावर्ती क्षेत्र की पूरी संचार व्यवस्था को ठप कर सकते थे। उसके सहयोगी तूफान कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन चौधरी के, डिफेंस के अधिकारी और विक्रम को रिश्वत लेकर बचाने वाले सेना मुख्यालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी पूरा कार्टेल जड़ से उखाड़ दिया गया। गार्ड पोस्ट के हवलदार भीम सिंह और सिपाही पंकज कुमार, जिन्होंने महिला द्वेष और अहंकार से शुरुआत की थी, अंततः एक बड़े अपराध के द्वारपाल की भूमिका निभाने के लिए सह अपराधी माने गए और उन्हें अतिरिक्त सजा के साथ अपमानजनक रूप से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। शैतान हवलदार संदीप चौधरी अपने पिता और डिवीजन कमांडर का संरक्षण खोने के बाद अपनी क्रूरता और रिश्वतखोरी के आरोपों के साथ सैन्य जेल में 10 साल से अधिक की सजा सुनाई गई और सिपाही रोहन वर्मा उसे आंतरिक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने और आपराधिक संगठन को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सेना प्रमुख द्वारा विशेष प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। उसने अपनी बची हुई सैन्य सेवा अपनी मां या मौसी की यूनिट में नहीं, बल्कि अपनी पसंद की एक सामान्य यूनिट में एक सच्चे सैनिक के रूप में, जिसे अब कोई परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, गर्व के साथ पूरी की। 1 साल बाद एक सुनहरी शरद तू के दिन 17वीं कोर मुख्यालय में लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या सिंह राठौर अपने कार्यालय में अपने बेटे, अब हवलदार बन चुके और सेवानिवृत्ति के करीब रोहन वर्मा की आखिरी छुट्टी से वापसी का स्वागत कर रही थीं। जय हिंद मैम। हवलदार रोहन वर्मा छुट्टी से वापसी की रिपोर्ट करता है। बेटा पूरी तरह से बदल चुका था। उसके कंधे चौड़े हो गए थे और आंखों में एक मजबूती थी। शाबाश हवलदार रोहन, अनन्या ने एक गर्म मुस्कान के साथ कहा। मां, रोहन ने सैल्यूट खत्म करके अपनी मां को गले लगा लिया। धन्यवाद मां, और मुझे माफ कर देना। नहीं, अनन्या ने अपने बेटे की पीठ थपथपाई। मां को तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए बेटा, तुमने अपनी मां और हमारी सेना की रक्षा की है। गार्ड पोस्ट पर शुरू हुआ एक भयानक अपमान एक सिपाही की चीख तक पहुंचा, लेकिन अंततः यह सेना को खा रहे एक विशाल कैंसर को काटने वाली लौह महिला की तलवार बन गया। यह एक साधारण बदला नहीं था, बल्कि सबसे गहरी जड़ों वाले भ्रष्टाचार को खत्म करना और निराशा में डूबे एक बेटे को अपने पैरों पर खड़ा करना था। यही लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या सिंह राठौर का सबसे गहरा और शक्तिशाली प्रतिशोध था। उस दिन 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन में हुई एक सक्रिय डिवीजन कमांडर की गिरफ्तारी की घटना ने भारतीय सेना को जड़ से हिला दिया था। यह सिर्फ एक भ्रष्टाचार का खुलासा नहीं था, यह एक विशाल जासूसी कहानी थी, जिसमें लौह महिला के नाम से मशहूर एक सक्रिय कोर कमांडर ने अपने ही बेटे को चारा बनाकर एक भ्रष्ट साथी जनरल के दिल में छुरा घोंपा था। पूर्व मेजर जनरल विक्रम राणा को बर्खास्त कर दिया गया। जिन 2 सितारों पर उसे इतना गर्व था, उनका वजन अब ठंडी हथकड़ियों के वजन से बदल गया था। सैन्य अदालत में उसने दलील दी कि यह सब लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या का एक जाल था और वह सिर्फ सैन्य खरीद की सामान्य प्रथा का पालन कर रहा था। लेकिन जिस रोहन वर्मा को उसने अपना वफादार सहायक बनाकर रखा था, उसकी निर्णायक गवाही और डिफेंस के घटिया उपकरणों के स्पष्ट सबूतों के सामने वह बुरी तरह टूट गया। उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने अनन्या जैसी महिला को एक ऐसी मां समझ लिया था जो अपने बेटे की समस्या में अंधी हो गई है। वह नहीं जानता था कि जब एक मां की डेसेस्पेरे पीड़ा लौह महिला की रणनीति से मिलती है तो वह कितना घातक हथियार बन जाती है। उसे कानून के तहत सबसे कड़ी सजा सुनाई गई। लौह महिला द्वारा बुने गए विशाल जाल में कोई चूक नहीं थी। विक्रम के संरक्षण में काम करने वाले तूफान कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन चौधरी ने अपने बेटे की सजा को अपनी सजा से बदलने की कोशिश की, लेकिन उसे भी रिश्वत देने और सैन्य रहस्य चुराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। डिफेंस के साथ अनुबंध पूरी तरह से रद्द कर दिया गया।
और सभी संबंधित व्यक्तियों को कानून के हवाले कर दिया गया। विक्रम को बचाने वाले सेना मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भी अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। शैतान हवलदार संदीप चौधरी सत्ता के सभी स्रोत खोने के बाद सैन्य जेल में सबसे दयनीय प्राणी बन गया। उसे अपने द्वारा किए गए भयानक अत्याचारों और रिश्वतखोरी के आरोपों के साथ इतनी लंबी सजा मिली कि वह सेवानिवृत्ति का सपना भी नहीं देख सकता था। हर रात उसे स्टोर रूम में उससे रहम की भीख मांगते रोहन की आंखों की बजाय गार्ड पोस्ट पर उसे भेजती हुई 2 महिला जनरलों की ठंडी आंखें सपनों में परेशान करती थीं। गार्ड पोस्ट पर आंटी कहकर हौंसने वाले और अपमान करने वाले हवलदार भीम सिंह और सिपाही पंकज कुमार को एहसास हुआ कि जिन महिलाओं का उन्होंने अपमान किया था वे न केवल उनके डिवीजन कमांडर बल्कि कोर कमांडर को भी निर्देशित करती थीं। उनका अहंकार और गहरी महिला द्वेष केवल एक अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि वरिष्ठ अधिकारी के अपमान और बड़े अपराध में सहायता के आरोप में बदल गया और उन पर अपमानजनक बर्खास्तगी का दाग लग गया। अजय तूफान यूनिट वास्तव में एक तूफान से गुजर चुकी थी। भ्रष्टाचार के प्रतीक विक्रम के जाने के बाद एक ईमानदार और सख्त नए डिवीजन कमांडर की नियुक्ति हुई। सबसे पहले तूफान कंस्ट्रक्शन द्वारा बनाए गए घटिया बैरकों और के डिफेंस द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले घटिया संचार उपकरणों को बदला गया। गार्ड पोस्ट के नियमों की पहली पंक्ति को इस तरह बदल दिया गया। सभी आगंतुकों को उनके लिंग या पहनावे की परवाह किए बिना भारत के नागरिक के रूप में सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। पूरी डिवीजन में लौह महिला और 25वीं डिवीजन की कमांडर बहनों की कहानी एक किंवदंती की तरह फैल गई। अब उस यूनिट में महिला सैनिक शब्द कमजोरी या अक्षमता का पर्याय नहीं था, यह भय या पूर्ण न्याय का प्रतीक बन गया था। समय बीता और रोहन हवलदार बन गया। उसने डिवीजन कमांडर के सहायक के विशेष पद को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय वह उसी कंपनी में लौट आया जहां उसे पहली बार तैनात किया गया था, जो अब सभी बुराइयों से मुक्त होकर एक नए रूप में थी और एक सामान्य प्लाटून कमांडर के रूप में सेवा की। अब वह एक सरकारी कर्मचारी मां का शक्तिहीन सिपाही नहीं था। वह लौह महिला का बेटा और एक बहादुर सैनिक था जिसने खुद एक बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था। चोट के निशानों और भय से मुक्त उसके चेहरे पर प्रशिक्षण से आई मजबूती और अपनी मां जैसी गहरी आंखें थीं। और 1.5 साल बाद एक शरद ऋतु की सुबह सेवानिवृत्ति के दिन हवलदार रोहन वर्मा साफ सुथरी सेवानिवृत्ति की वर्दी पहने गार्ड पोस्ट से गुजरा। वही गार्ड पोस्ट जहां 1.5 साल पहले उसका अपमान किया गया था। उसके सामने उस दिन की तरह ही 2 काली सेडान चुपचाप खड़ी थीं। गाड़ी से उतरने वाली महिलाएं वर्दी में नहीं बल्कि आरामदायक सिविल कपड़ों में अनन्या सिंह राठौर और अदिति सिंह राठौर थीं। हवलदार रोहन वर्मा दोनों के सामने रुका। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सैन्य जीवन की सबसे बड़ी और बुलंद आवाज में अपना आखिरी सैल्यूट किया। जय हिंद, रिपोर्ट करता हूं हवलदार रोहन वर्मा आज से आदेशानुसार सेवानिवृत्त होता है। रिपोर्ट समाप्त। लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या। नहीं, अब सिर्फ मां अनन्या ने चुपचाप अपने बेटे का सैल्यूट स्वीकार किया। उनकी आंखें नम हो गईं। शाबाश बेटा। मेजर जनरल अदिति ने पास आकर अपने अब काफी बड़े हो चुके भतीजे के बालों को प्यार से बिखेर दिया। बहुत मेहनत की मेरे भतीजे। चलो अब असली खाना खाने चलते हैं। दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना तुम्हारी मां ने कई दिनों से तैयारी कर रखी है। गाड़ी में दिल्ली लौटते समय रोहन पिछली सीट पर पिछले 2 साल के तनाव को भूलकर गहरी नींद में सो गया। अनन्या ने रियर व्यू मिरर से अपने बेटे के शांत चेहरे को देखा। उसने सोचा 1.5 साल पहले वह अपने बेटे की चीख सुनकर एक मां के रूप में उस यूनिट में गई थी और वहां हुए अपमान पर एक कोर कमांडर के रूप में क्रोधित हुई थी। विक्रम ने उसे एक ऐसी मां समझा था जो अपने बेटे के अलावा कुछ नहीं देख सकती और यही उसकी हार का कारण था। उसने यह कल्पना भी नहीं की थी कि जब एक मां का डेजेस्पेरे गुस्सा लौह महिला की ठंडी तलवार से मिलता है तो वह कितनी भयानक और शक्तिशाली ताकत बन जाती है। अनन्या ने फिर से सामने देखा। उसे सिर्फ अपने बेटे की ही नहीं बल्कि रोहन जैसे लाखों बेटों की रक्षा करनी थी जो इस महान देश के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर रहे थे। उसके आंसू अपने बेटे के लिए गर्म आंसू थे और साथ ही सड़ चुकी सेना के लिए ठंडे आंसू थे। स्टील इस तरह 2 बार रोया था और भी मजबूत हो गया था।
लौह महिला की आंखें पहले से कहीं ज्यादा ठंडी और गहरी चमक रही थीं।